2080 की क्रांति। मून यूनिवर्सिटी में आज काफी हलचल थी। साल 2080 के बैच के सभी कोर्सेज की वार्षिक परीक्षाएं पूरी हो गई थी। पृथ्वी ग्रह से पढ़ने आए हुए सभी बच्चे छुट्टियों के लिए वापस अपने अपने घर जाने की तैयारियां कर रहे थे। वैसे मून यूनिवर्सिटी अंतरिक्ष की सभी यूनिवर्सिटीज में सर्वप्रसिद्ध थी। यहाँ की प्रवेश परीक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए पृथ्वी ग्रह से अलग अलग देशों के सबसे ज्यादा होनहार बच्चों को ही यहाँ दाखिला मिलता था। बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था थी, जो कि नई तकनीकों से सुसज्जित था। ऐसे ही हाईटेक हॉस्टल के एक कमरे में दो दोस्त भी अपने अपने घर जाने की पैकिंग में की व्यवस्था में लगे थे। क्वान और फीची दोनों एक ही कोर्स में थे और पहले साल से ही हॉस्टल में भी रूममेट्स थे, इसलिए दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। क्वान पनापू देश का रहने वाला था और फीची जुमाबी देश से आया था। दोनों ही देश पृथ्वी ग्रह के विपरीत हिस्सों में स्थित थे। क्वान बहुत उत्साह से अपनी पैकिंग करने में लगा हुआ था, जबकि फीची काफी उदास लग रहा था। क्वान की नजर फीची पर पड़ी। क्या बात है फीची, तुम बहुत उदास लग रहे हो। अब तो परीक्षा खत्म हो गई है और पूरे एक साल बाद हम अपने घर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्वान ने उसके पास बैठते हुए पूछा। क्वान, मैं घर नहीं जाना चाहता। छुट्टियों में यहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन हॉस्टल के नियमों के हिसाब से छुट्टियों में यहाँ नहीं रह सकते और बाहर कहीं रहने का कोई इंतजाम भी नहीं हो पा रहा, फीची ने परेशान होते हुए कहा। अरे पर ऐसा क्यों? तुम्हारा अपने घर, अपने देश जाने का मन क्यों नहीं हो रहा? क्वान को बहुत आश्चर्य हुआ। वहां जाकर फिर से वही सब झेलना और देखना पड़ेगा। वही बंजर जमीन, पानी की किल्लत, पूरे समय प्रदूषित हवा से बचने के लिए मास्क लगाकर घूमो। कई बार तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमने की नौबत आ जाती है। मुझे नहीं करना सब फिर से। इन्हीं सब से आजाद होने के लिए मैंने दिन रात अथक परिश्रम किया और इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ऐसी चिलचिलाती धूप कि इंसान की त्वचा जल जाए। पानी के लिए मीलों मीलों भटकना पड़ता है। कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पैसे देकर भी पीने का पानी नहीं मिल पाता। ऐसी जगह जाकर मैं अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करना चाहता, फीची ने चिढ़ते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो फीची? हवा, पानी, पेड़ पौधे तो प्राकृतिक चीजें हैं। इनकी कमी कैसे हो सकती है? प्रकृति से हमें यह सारी चीजें तो मुफ्त में मिलती है। क्वान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिलती थी क्वान, मेरे देश में भी आज से 60-70 वर्ष पूर्व यह सब चीजें उपलब्ध थी, पर अब नहीं है, क्योंकि उस युग में मेरे देश के लोगों को इसकी कोई कदर नहीं थी। उन्होंने इन सब चीजों का भरपूर दुरुपयोग किया। उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण प्रकृति से प्रचुर मात्रा में मिल रही ऐसी मूलभूत वस्तुएं भी समाप्त हो गई। मेरे दादाजी बताते हैं कि उनके समय में ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं चेतावनी स्वरूप आई, लेकिन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ, विकास और आराम के बारे में सोचा। पीढ़ियों को बढ़ाया जरूर, लेकिन उन पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ा नहीं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं इस युग में पैदा ही क्यों हुआ। फीची की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। फीची ने एक गहरी सांस ली और कहा, खैर, मेरी बात छोड़ो। तुम तो बहुत उत्साहित हो अपने देश जाने के लिए। हाँ फीची, दरअसल मैंने अपने देश में कभी ऐसी अवस्था नहीं देखी। जब से मैंने होश संभाला है, सुख समृद्धि ही देखी। मेरे देश में हर तरफ हरियाली, खुली स्वच्छ हवा, साफ पानी और सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लोग किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करते। विद्यालयों में एक अलग पीरियड होता है जहां पर हमें प्रकृति और उससे मिल रही चीजों का
कैसे सही उपयोग करना चाहिए इसकी शिक्षा दी जाती है। एक बार मैंने अपने नाना जी से पूछा कि जब सब कुछ इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है तो भी सारे लोग इन सब का उपयोग करने में इतनी एहतियात क्यों बरतते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत साल पहले हमारे देश में भी बाढ़, भूकंप, महामारी ऐसी कई विपदाएं आई और लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब से ही वहां के लोगों ने तय किया कि वे अपनी आने वाली पीढ़ी को इन कठिनाइयों से नहीं जूझने देंगे। उन्होंने कई छोटे छोटे समूह बनाकर पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए ऐसी चीजों का उपयोग सीमित किया जिससे विषैली गैसें निकलती हैं। पानी बचाने के लिए क्रांतिकारी अंदाज में जन जन तक संदेश पहुंचाया। इन सब में समय और मेहनत भी काफी लगी, पर वो लोग डटे रहे और उसका फल आज हमारे देश में कोने कोने में दिखाई देता है। और सबसे जरूरी बात कि हम आज की युवा पीढ़ी उनके इस परिश्रम को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए हम भी उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं। क्वान ने विस्तार में सब कुछ फीची को बताया। क्वान की बातें सुनकर फीची को बहुत अच्छा लगा और उसे प्रेरणा मिली। उसकी आंखों में एक बार फिर से आशा की किरण जगमगा उठी। क्वान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। यहाँ बैठकर परिस्थितियों को स्वीकार करके उन पर रोते रहना इस समस्या का हल नहीं है। जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। मैं अपने देश जरूर जाऊंगा और इस क्रांति की शुरुआत करूंगा। मानता हूं कि कई मुश्किलें और कठिनाइयां आएंगी, पर अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पहला कदम लेना अब जरूरी हो गया है। मैं नहीं चाहता कि 2180 में मेरे जैसा ही कोई नौजवान इस कमरे में बैठकर अपने देश जाने से कतराए। फीची और क्वान दोनों के चेहरों पर मुस्कान के साथ साथ एक अनोखा आत्मविश्वास था कि अब इस क्रांति को आने से कोई नहीं रोक सकता और 2080 की यह क्रांति आने वाले स्वर्णिम युग का आधार बनेगी।